स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। कई बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट से आई हैं और ये खबरें ये बताती हैं कि आने वाला वक्त कोई आसान वक्त नहीं होने वाला है। ये खबर तो आपको मिली होगी कि हूथियों ने दो बड़े हमले किए हैं। एक हमला जो किया है वो बॉर्डर से लगने वाला जो इलाका है नजरान, वहां पर किया है सऊदी अरब के अंदर, और बताया ये जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 7 सऊदी लोग हैं, एक यमनी है, 2 मिस्र के नागरिक हैं और एक पाकिस्तान का प्रवासी है। हूथियों ने फिलहाल किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है कि यह हमला उन्होंने क्यों किया, यह हमला उन्होंने ही किया है या फिर कोई फॉल्स फ्लैग है, ये तो नहीं पता। लेकिन सऊदी अरब के जो आर्मी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बताया है कि इतने लोग मारे गए हैं तुर्की अल मलिकी ने, और इसके अलावा यमन में जो इलाका उसके कब्जे में नहीं है, जिस इलाके में सऊदी अरब के सपोर्ट वाली सरकार है, वहां और भी बड़ा हमला हुआ है और कहा जा रहा है कम से कम 30 सरकारी सैनिक मारे गए हैं, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि 58 लोग कम से कम मारे गए हैं। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी हूथी ने ली है। याह्या सारी ने दावा किया है कि उनको निशाना बनाया गया जो सऊदी सपोर्ट वाले थे और सैकड़ों लोग मारे गए या घायल हुए। इसके अलावा उसका कहना है कि आर्मी के कई ठिकाने भी, गोदाम भी तबाह किए गए हैं। यह तो एक खबर है जो शायद आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन सोचने वाली बात दूसरी है। यह हमला उसी वक्त किया गया जिस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब गए हुए थे। पाकिस्तान, आप जानते हैं, इसके पहले बयान जारी कर चुका है कि हूथी अगर सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से हमला करेगा। यह बयान आ चुका है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है जिस पर गौर करना जरूरी है। अगर राइटर्स की माने, और केवल राइटर्स में नहीं है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर से लेकर कई जगहों पर यह खबर है कि आज, यानी आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है और 7 तारीख है, और आज के दिन एक बड़ा समझौता होने जा रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की के बीच। आप जानते हैं, लंबे समय से मैं आपको यह बताता रहा हूं कि यह कोशिश चल रही थी कि इस तरह का एक समझौता हो। पहले इजिप्ट भी इस समझौते में शामिल होने वाला था। यह कहा जा रहा था कि इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलकर एक समझौता करेंगे। यह डिफेंस का समझौता होगा। इस समझौते का मानी सीधा सीधा यह है कि तुर्की पर कोई हमला हो तो पाकिस्तान और सऊदी अरब उसका साथ देंगे, सऊदी अरब पे कोई हमला हो तो पाकिस्तान और तुर्की उसका साथ देंगे, और पाकिस्तान पर कोई हमला हो तो तुर्की और सऊदी अरब उसका साथ देंगे। ये इस समझौते का कुल मिलाजुला कर मानी है। अब यह समझौता करने के लिए ही अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गए हुए हैं सऊदी अरबिया में, और ठीक उसी दिन हूथी ने सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक किया और साथ में यमन के उस इलाके पर, उस आर्मी पर भी अटैक किया जो सऊदी के सपोर्ट वाली है, तो इसका मैसेज बड़ा है। कई सारे सवाल उठते हैं, क्या ये जो हमले किए गए ये ईरान के कहने पर किए गए? ईरान क्या ये मैसेज देना चाहता है कि आप तीनों लोग समझौता तो कर रहे हैं लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं? या फिर हूथियों ने यह हमला जानबूझकर सऊदी अरबिया के ऊपर किया कि ठीक है, तुम पाकिस्तान को भी ले लो, तुर्की को भी ले लो, फिर भी हम तुमसे लड़ते रहेंगे, और यमन में जो तुम्हारे सपोर्ट वाली सरकार है उस सरकार को हम चलने नहीं देंगे और इलाकों पर कब्जा करेंगे, ये धमकी दी गई है। दोनों हालात में ये खतरनाक डेवलपमेंट है। ये कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जिसको बस ऐसे ही देख के निकल जाया जाए, क्योंकि एक लड़ाई खत्म होने की बात हो रही है, ईरान में जो लड़ाई चल रही है उसके खत्म होने की बात हो रही है, लेकिन यहां एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन पहले सऊदी अरबिया ये कह रहा था कि हूथी के साथ जो प्रॉब्लम है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जाएगा। उसके पहले यह खबर आई थी कि कई मुल्क मिलकर सऊदी के साथ हूथी का मुकाबला करेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी था और भी कई मुल्क थे। पाकिस्तान लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है। कारण बहुत साफ है, पाकिस्तान को जरूरत है पैसों की
और सऊदी अरब से लेकर इस तरह की जो कंट्रीज हैं, कुवैत हो गया, इनको जरूरत है अपने लिए लड़ने वालों की, ऐसे लोग जो इनके लिए आकर लड़ सके। अब चूंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग उन इलाकों में काम करते हैं और कई मुल्कों की आर्मी में पहले से पाकिस्तानी हैं, तो और ज्यादा पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियर पावर का इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हूथियों के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दिया जाएगा। दरअसल लड़ने के लिए सैनिक और साजो सामान चाहिए, उसमें पाकिस्तान मदद कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के मदद के बावजूद जिस तरह से बाउंड्री लगी हुई है, सीमा लगी हुई है जिस तरह से यमन की और सऊदी अरबिया की, अगर यह लड़ाई शुरू होती है तो सऊदी अरबिया के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात आसान नहीं होंगी। यमन में भी हूथियों को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक मोर्चे पर सऊदी अरबिया और दूसरे मोर्चे पर वो यमन गवर्नमेंट, उसकी आर्मी जिसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है। ऐसे में ईरान क्या स्टैंड लेगा ये भी देखना होगा। हालांकि ये बता दूं कि इस बार शुरुआत तो सऊदी अरबिया ने की है। ईरान से जो जहाज आ रहा था, उस जहाज को जिस तरह से नहीं उतरने दिया गया यमन में, कोशिश की गई कि वो ना उतरे, हालांकि वो उतरा, दूसरी जगह उतरा, वो अपने आप में गलत था। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए ही, जो एयर ब्लॉकेट लगाया हुआ है सऊदी अरबिया ने, उसी की मुखालिफत करने के लिए यमन ने फिर वाटर ब्लॉकेट लगाया, नेवल ब्लॉकेट लगाया और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि रुक रुक के सही लड़ाई जैसे हालात वहां पर बन रहे हैं। आगे क्या होगा वो देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी खबर, नहीं मैं कोई अपील नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने एक नई न्यूज वेबसाइट लॉन्च की है द क्रेडिबल न्यूज के नाम से, और इसकी लॉन्चिंग है 9 अगस्त यानी संडे को दिल्ली में प्रेस क्लब में। यह कार्यक्रम होगा 6:30 बजे। आप सबका इंतजार होगा, मैं भी वहां मिलूंगा और कई खास शख्सियतें भी वहां पर होंगी, बातें करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, वेबसाइट के बारे में जानेंगे और उसके बाद बरसात का मजा लेते हुए चाय पकौड़े खाकर विदा लेंगे। तो इंतजार करूंगा मैं आप सबका 9 अगस्त को शाम 6:30 बजे। ईरान की तरफ चले उसके पहले एक और आपको मजेदार खबर देता हूं। यह खबर आपको सुनकर हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा, यह पक्की बात है। खबर यह आ रही है कि मोसाद अपने यहां लोगों को निकाल रहा है। 2 सीनियर ऑफिसर्स की नौकरी खत्म कर दी गई है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे या उसके लिए जिम्मेदार थे जो प्लान बना था कि ईरान में रेजीम चेंज कर देंगे, जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करेंगे, उनके साथ की लीडरशिप की हत्या करेंगे, उसके बाद कुर्द उधर से हमला कर देंगे, कौन जाने बलोच भी हमला कर दें और ईरान पर हम आसानी से कब्जा कर लेंगे, शाह जैसे अपनी किसी कठपुतली को वहां पर बिठा देंगे। यह पूरी प्लानिंग थी जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यही प्लानिंग मोदी जी को बताई गई थी जब 2 दिन पहले पहुंचे थे, यही प्लानिंग ट्रंप को बताई गई थी और यही प्लानिंग नेतन्याहू बेच रहा था, लेकिन यह प्लानिंग बुरी तरह से फेल हुई। अब ये इन लोगों को हटाने का क्या मतलब है? इन लोगों को हटाने का मतलब सीधा सीधा सिर्फ एक ही है कि इजराइल ये मान चुका है कि ईरान में किसी भी तरह का कोई रेजीम चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए आप देखते हैं कि मुस्तफा अली खामनेई के एक रिश्तेदार को पर्दा बनाकर उनको सामने लाकर ईरान इंटरनेशनल और इस तरह की जो वेबसाइट हैं जो शाह की समर्थक हैं, ये वेबसाइट लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं कि मुस्तफा खामनेई पता नहीं जिंदा हैं या मर गए या किस हाल में हैं, ईरान के अंदर आर्मी और जो सिविलियन लीडरशिप है उसके भीतर लड़ाई चल रही है वगैरह वगैरह। ये सारी बातें करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। ईरान में सड़क पर अगर जनता आई तो अपनी सरकार के समर्थन में आई और ईरान में सरकार गिराने की, रेजीम चेंज करने की जो पूरी प्लानिंग थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। शेल बिन एफ्रेम करके एक पत्रकार हैं और ये इजराइल के पत्रकार हैं। इन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और बताया है कि कैसे ये जो प्लानिंग थी ये शुरू से गलत थी। इस प्लानिंग के सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं था और इस जंग ने यह साबित किया कि एक फर्जी प्लानिंग के चक्कर में ट्रंप भी फंसे और एक हद तक नरेंद्र मोदी भी फंसे। कई बार इस तरह की रिपोर्टिंग्स बहुत ज्यादा इंटरनेशनल नुकसान करती हैं और वो नुकसान कम से कम ट्रंप को तो हो चुका है। राइटर्स की एक हेडिंग आपको दिखाता हूं। राइटर्स की यह हेडिंग कहती है कि ट्रंप इज स्टक इन ईरान एंड देयर इज नो एग्जिट। ईरान में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको मैंने बताया था कि दुनिया के सारे अखबार जब कह रहे थे कि बस
48 घंटों में या थोड़े से वक्त में ईरान और ओमान के बीच में समझौता हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेके, जिसमें एक नक्शा दिखाया गया। नक्शा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर वाला जो रूट है वो ईरान के पास होगा और नीचे वाला रूट ओमान के पास होगा। तभी मैंने कहा था कि ईरान ऐसी डिप्लोमेसी नहीं करता कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, तुरंत मामला निपट जाए। वो फास्ट फूड वाली डिप्लोमेसी नहीं करता है, वो पुरानी डिप्लोमेसी करता है, आराम आराम से। और देखिए, ये कहे कि 48 घंटे में बात खत्म हो जाएगी, और मंगलवार जो था, मंगलवार का ट्यूसडे का दिन दिया गया था ट्रंप द्वारा